अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। वफाक सिंध मफाहमत, क्या गवर्नर राज का ख़तरा टल गया? कराची मसाइल और मसाइब का गढ़, कराची को फतह करने के लिए तीनों सियासी पार्टियां सरगर्म। वफाक और सूबों में तावन नागज़ीर, कराची के मसाइल का हल कराची वालों को पता है। ख्वाजा इजहारुल हसन, क्या वफाक 4 आइनी ऑप्शंस पर गौर कर रहा है? एग्जेक्टिव इख्तियारात शेयर नहीं होंगे मुराद अली शाह। PTI हुकूमत के 2 साल मुकम्मल, महंगाई में नुमाया इजाफा, 24 साल जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कमज़ोर तबके के लिए सोचना असल ईमान, मदीने की फ़लाही रियासत के तसव्वुर को अमली शक्ल देने के लिए इमरान खान पुरअज़्म। वज़ीर आज़म, बड़े बहरानों से निकल आए कप्तान, अब लंबी इनिंग्स खेलेगा। असद उमर, 2 सालों में इमरान खान ने तारीख की बदतरीन मैशियत दी। बिलावल भुट्टो, क्या आवाम को रिलीफ मिल सका? उम्मीद, वादे और दावे क्या हुए? इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाहाना अशर साहिबा, MP हैं MQ पाकिस्तान की। खुश आमदीद आपको। उनके साथ तशरीफ़ रखें मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और बड़े अवामी राय रखते हैं और आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शाहाना साहिबा, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आप इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के और साथ ही साथ कराची के मसाइल के हवाले से आप कह रहे हैं कि इख्तियारात भी नहीं है, फंड्स भी नहीं है। एक तरफ इत्तेहाद है और एक तरफ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी जाए तो आप कह रहे हैं कि कराची के मसाइल का जो असल पता है वो हमारे पास है, यानी कराची वालों के पास है। तो 4 साल से तो मसाइल हल नहीं हुए, 2 साल अब इस हुकूमत को भी हो गए, मेयरशिप के अभी आपके 4 साल मुकम्मल हो गए, तो मसाइल तो वैसे के वैसे हैं। आप मेयरशिप से बाहर क्यों नहीं आए अगर ऐसा था तो? अच्छा, मैं शुरू से थोड़ा सा है क्योंकि मैं 2005 में भी सिटी काउंसलर थी जी। और 2005 से लेकर 2009 तक हमने अपने फंड्स के ज़रिए हमें फंड्स भी मिले, इख्तियारात भी मिले और हमने इस शहर को दुनिया के 12 तरक्याती शहरों में शुमार भी कराया। जब 2009 के अंदर हमने सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया तो उनको चाहिए था कि इसको मेंटेन करके रखते ना इस शहर को, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, इस शहर का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और 12 साल दौर के अंदर मज़ीद आप खुद देखें, ना सिर्फ शहर बल्कि उन्होंने गांव देहातों का भी हशर ख़राब कर दिया, ना कराची को तो छोड़े लाड़काना का हशर ख़राब कर दिया। तो अब ये बताएं कि अवाम क्या करे? हमें MQM ने हमेशा अवाम का साथ दिया है, जो भी क्या है अवाम के लिए क्या है। लॉकडाउन के 2009 में मैडम आप सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं थी? नहीं, तो उन्होंने हमने तो हैंडओवर कर दिया था ना कि अब उनको चाहिए था। आपने अपना घर उनके हैंडओवर कर दिया तो उसकी देखभाल करना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, तो हमने आप इक़्तिदार शेयर कर रहे थे उनके साथ। देखिए, हमारी जो हुकूमत थी हमने तो अपनी बल्दियाती हुकूमत उनको हैंडओवर कर दी थी ना कि अब हमारा कंप्लीट हो गया, अब आप करें। तो उनको बल्दियात के हवाले से वो काम करना चाहिए था, इस शहर को वही उसी तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए था। अवाम ने भी देखा, दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि ये शहर MQM ने क्या बना दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? सिंध गवर्नमेंट ने इस शहर को सब नहीं देखा, बेड़ा गर्क किया। 12 साल हुकूमत के अंदर क्या मिला? कुछ मिला? उनको चाहिए था कि 12 साल हुकूमत के अंदर कम से कम इस शहर को, इस पूरे है ना अपने लाड़काना को, अंदरूनी सिंध को कुछ बनाते। उन्होंने तो ना लियारी को बनाया, कराची को तो आप छोड़ ही दे। 35 साल में आप कराची को नहीं बना सके, उन्होंने लाड़काना को या सिंध को क्या बनाना था? फिर ये 4 साल मेयरशिप के तो आपके पास थे ना, वहाँ तो चलो आप कह रहे हैं कि हमने बल्दियात उनके हवाले कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर आपके पास मेयर अपने आगे, मेयर तो अपना होगा, तो फिर मेयर अपना होगा ने क्या किया वो आपके सामने? देखिए, मेयर जब आया तो ना हमें इख्तियारात मिले और नहीं फंड्स मिला। ठीक है, तो ये 4 साल खामोशी से बैठे रहे। खामोशी से तो नहीं बैठे रहे, तो बाहर आ जाते ना, आप रिजाइन करते। हम तो अवाम के लिए आए थे कि मुस्तकिल ये सोच रहे थे। अवाम आज आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है, मुस्तकिल वो बता दे, चले अवाम को ही बता दें कि आपने अभी लॉकडाउन के दौरान अभी जो कुछ हुआ, हमने MPS के हवाले से हमने अपने पूरे फंड्स सिंध गवर्नमेंट को दे दिए कि चलें इस लॉकडाउन के दौरान हमारे आवाम को तो कुछ मिले, लेकिन हम कुछ नहीं, हम इंतज़ार करते रहे। 15 दिन इंतज़ार किया, 20 दिन, उसके बाद हमने अपनी मदद आपके तहत बाहर निकले और अपने आवाम के लिए ना काम किया। MQM ने अपने फलाई इदारे के जरिए घर घर जाके उनके राशन पहुँचाए। राशन आपने पहुँचा दिया, लेकिन कराची वालों को घर घर जाके पानी नहीं मिल रहा, कराची वालों का कचरा साफ नहीं हो रहा, कराची वालों के लिए पार्क्स नहीं है, कराची वालों के लिए ग्राउंड्स नहीं है, कराची वाले जो है वो
यानी 90% सिंध को और 60% जो है वो वफाक को रेवेन्यू देते हैं, लेकिन उनके मसाइल हल नहीं होते। क्यों? 95% सिंध गवर्नमेंट को कराची देता है। हाँ, कराची तो अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान का पालतू बेटा है तो बेजा नहीं होगा, लेकिन कराची तो इसके साथ सौतेली माँ वाला सलूक क्यों हो रहा है? और उसमें आप बराबर शरीक नहीं, हम बराबर शरीक नहीं है। हम तो फिर इक़्तिदार से बाहर आए, आप वफाक से भी बाहर हैं, सिंध हुकूमत में भी प्रीवियस आप हिस्सा रहे, मेयरशिप से आप बाहर आ जाते हैं, आप तो वैसे ही अब जा रहे हैं। नहीं, तो आपको लगता है हमको तो यही रहा ना, हम आवाज उठाते रहे कि आया ये अवाम के लिए कुछ करे तो ना, लेकिन अवाम इख्तियारात ही नहीं है, फंड्स नहीं है, तो हम आगे जाके क्या काम करेंगे? इस पे बेग साहब की राय भी ले लेते हैं। बेग साहब, कराची के मसाइल को बड़ी अच्छे तरीके से आप समझते हैं, डायनामिक्स को भी समझते हैं। MQM कह रही है कि भाई हमारे पास तो ना इख्तियारात थे ना फंड्स थे, तो इसलिए 4 साल का अरसा गुजर गया। अब ज़ाहिर हम ये जाके एहतजाज करते थे, वो सुनते नहीं थे, ये चुप करके वापस आ जाते थे। आप क्या समझते हैं कि यही MQM जब वफाक में गई तो वज़ीर-ए-आज़म को कुछ 14 पॉइंट्स इन्होंने दिए थे कि भाई कराची के ये मसाइल हैं, 162 अरब आपने देने हैं, कराची के मसले यूँ हल हो जाएंगे तो हम आपके साथ इत्तेहादी बनेंगे। इत्तेहादी तो ये आज भी हैं, सिंध हुकूमत के साथ भी प्रीवियस ये इत्तेहादी रहे, उस वक्त भी काम नहीं हुआ। 4 साल से मेयर इनके पास है तो भी काम नहीं हुआ। तो अगर ये फंड्स और इन चीज़ों का इशू था तो पहले बाहर आ जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इनके ये लॉजिक्स बिल्कुल सही हैं? नहीं ज़फ़ीर, मैं समझता हूँ, मैं क्या कोई भी ज़ीशोर आदमी इस बात को सही नहीं मानेगा कि एक तरफ तो आप चीख रहे हैं कि जी मैं आवाज़ बुलंद कर रही हूँ और हमारी जमात जो है हर फोरम पे आवाज़ उठाती रही। आवाज़ तो दुनिया में मिरासी और भांड भी उठाते हैं, असल चीज़ ये होती है कि उसका अमल क्या हुआ, अमली तौर पर इन्होंने क्या इक़दाम किए, क्या लिया और क्या दिया। सिंध और बिलखुसूस कराची की नुमाइंदगी का अपने आप को मेन मरकज़ी किरदार करने वाले ये जमात जो अपने आप को स्टेक होल्डर्स भी कहती है, और इस हर दौर में इन्होंने इख्तियारात के मज़े भी लूटे, इख्तियारात में शामिल भी रहे, लेकिन जब इनमें इख्तियारात में रहना होता है ये कहते हैं सब अच्छा है, और जब इख्तियार से बाहर निकलना होता है तो किसी एक बात को बहाना बना के इख्तियार से खुद को अलग करके मजलूम हो जाते हैं। देखें ये आपकी तारीख इस बात की गवाह है ना। बात ये, मैं इस वक्त अगर अवामी सतह पर आपसे बात करने जा रहा हूँ तो आप मुझे बता दें, आपकी हुकूमत 1988 से आज 2020 में आप खड़े, आपने हमेशा दौर में कब अपना किरदार नहीं अदा किया, लेकिन किरदार वो सिर्फ आपकी जमात और आपके लोगों तक महदूद रहा। अवामी सतह पे उसके सम्राट कहाँ मुंतकिल हुए? आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इक़्तिदार की हद तक तो सही, अवानों तक तो सही रहे, अवामी सतह पे नजर नहीं। अवामी सतह पे देखें, अवामी सतह पे सिर्फ आवाज उठाने तक समझ में आए, वो आपको पता है कि स्ट्रीट फाइटर्स और स्ट्रीट वाइज बन के देखिए, आवाज बनना तो मेरी भी आवाज उठेगी। असल ये कि अब अल्लाह ताला ने इनको वसाइल दिए, हुकूमत में इनकी नुमाइंदगी गए, अवानों में जाके बैठे बहैसियत MP और MNA। उसके बाद इन्होंने पॉलिसीज़ के ऊपर कितना काम किया, कराची की आवाम को क्या दिया, और कराची के आवाम से हमेशा सिर्फ वोट की ज़रूरत में सब कुछ ले लिया। आज भी इस वक्त ये बैठ के, जब इनका कलीदी किरदार है वफाक के अंदर, बहैसियत उसके पार्टनर बने हुए हैं, वफाक में बैठ कर अपने हलीफ बनाकर इस टाइम PTI को जिस अंदाज में इन्होंने इस्तेमाल करना था कराची के लोगों के लिए, मैं ये समझता हूँ अभी तक ये अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहे। आप एक तो आपने वज़ीर-ए-आज़म से जो फंड्स लेने थे वो लेने में नाकाम रहे, दूसरा जितने भी उन्होंने वादे किए थे कराची के वाले से, अगर आप कराची के वाले से काम करवा लेते अभी भी तो आप कराची के अवाम आपको दोबारा वोट भी देते, फिर अच्छे वोट्स भी पड़ते आपको। और अभी चूँकि मेयर जा रहे हैं और नए बल्दियाती इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, आगे होंगे इंशाल्लाह, तो क्या आप समझती हैं कि अब आप जाएंगे अवाम में तो अवाम आपको दोबारा मेयरशिप देंगे? अवाम समझती है, अवाम की आंखें खुल गई हैं, आंखें तो खुल गई हैं, बिल्कुल खुल गई हैं। बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग ने इस दौर के अंदर, लॉकडाउन के अंदर काम किया है, और इसके अलावा अभी भी लॉकडाउन में तो पूरी दुनिया कर रही थी, ये खुद को लॉकडाउन तो महसूस ना करे। कराची का मसला लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन नहीं है मैडम, कराची का इशू लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन की बात, कराची मुल्क की मैशियत की में रीढ़ की हड्डी की मानिद है। ये कोई कोरोना से थोड़ी चलता है कि कोरोना में आपको जो कोई 1 अरब मिल गया तो उससे काम चल जाएगा। ये 1 खरब रुपए तो डेली कमा के देता है ये शहर। बिल्कुल, लेकिन कराची आवाम जो भी MQM ने काम किया कराची के आवाम के लिए, आप ये कह रहे हैं कि आप कोई 2-3 काम गिनवा दें, कोई काम गिनवा दें कराची में। क्या MQM ने कराची में क्या काम किया? कराची के लोग मांगते हैं, मुझे आप ये बता दें। नहीं तो कराची के क्या मांगते हैं? आप ये देखें कि सिंध गवर्नमेंट के पास वाटर बोर्ड है, सही है ना, उन्होंने हमें अपने पास रखा। मैंने सवाल किया कराची के लोग मांग क्या रहे हैं आपसे? कचरा उठाने का इख्तियार भी वज़ीर आला ने रखा। आप ये बताइए कि क्या कचरा उठाने का वो भी 2-3 जगहों, 2 डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी तो आपके पास ही है। नहीं,
और कौन सी उस जमात की नुमाइंदगी करती हैं जिसकी एक आवाज में पूरा शहर कराची एक दिन में साफ हो गया था। लेकिन सर वो कोई और एमक्यूएम थी, इनकी वाली नहीं थी। सुने नहीं, नुमाइंदगी बहरहाल मुख्तलिफ शक्ल में नाम आ गए इनके। बात ये है, बता देना। अच्छा सही कर दे, कौन सी एमक्यूएम थी? अच्छा, इनके कहने पे शहर बंद, इनके कहने पे कोरोना में तो किसी ने पैसे नहीं दिए। उस वक्त कराची की नुमाइंदगी का जब इन लोगों ने बेड़ा उठाया, इस आवाम ने इनको वो सब कुछ दिया जो मेरे ख्याल में एक औलाद अपने माँ और बाप को देती है। इनको तमाम इस्तेकाक दिया कि वो जाएं अवानों में बैठ के इनकी नुमाइंदगी करें। देखिए, सबसे पहले मैंने एक सवाल किया जिसको उन्होंने दूसरा ले गई कि कराची के लोग आपसे मांगते क्या, मुझे आप ये जवाब देंगी? कराची की आवाम जो है ना पानी मांगती है, कराची की आवाम सफाई मांगती है, कराची की आवाम सीवरेज मांगती है। और ये आप ये बताइए, सिंध ये तमाम चीजें सिंध गवर्नमेंट के पास है, मान लिया, और सिंध गवर्नमेंट मान लिया, एक मिनट के लिए मान लिया सिंध हुकूमत के पास है, आज तक मांगती है, मिला कुछ भी नहीं उसको, रोजे अव्वल से मांग रही है। आपका काम है उनसे काम करवाना, ये आपका काम है। जब तो आपको वोट इसलिए मिले हैं कि आप उनसे काम करवाएं, उसको करने ही नहीं दिया। किसने नहीं करने दिया? अच्छा एक मिनट, आप तो सिंध हुकूमत से प्रोटेस्ट करती हैं, आप उनके सामने जाते हैं, आप लोग आवाजें नहीं उठाई। सिंध असेंबली के बाहर एक थोड़ी सिंध असेंबली में और असेंबली के बाहर आप प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद आप खामोश हो जाते हैं। छत पे चढ़ के खड़ा हो जाओ, बोलो आवाज उठा रहा हूं, ऐसे कैसे मुमकिन है? उठाई है ना, मैंने एमपीएस ने तमाम लोगों ने जाके उठाई है आवाज। तो मेरी बहन बात आवाज उठाने, देखिए आप आवाज उठाने से आप क्या मतलब लेंगे? देखिए आवाज के अमली इक़दाम बताएं ना, अमली इक़दाम बताएं, आप बता दें। आज भी कराची पानी, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, सेहत और तमाम चीजों से इस टाइम महरूम है। कराची की आबादी का मसला आपने हल नहीं किया, कराची के मसाइल का मसला आपने हल नहीं किया। आज जब सिंध हुकूमत से बात की जाती है तो कहा जाता है चाइना कटिंग से लेकर कराची के अंदर जितनी बेरब्त बेनज़्म ज़िंदगी गुजर रही है उसकी जिम्मेदार एमक्यूएम है, क्योंकि अवाम कराची ने इनको जिस तरह नुमाइंदगी दी और जिस तरह का इनको इस्तेकाक दिया कि जाके अवाम के लिए आवाज़ उठाने के साथ अमली इक़दाम करें। देखिए आवाज़ तो एक गली में बच्चा घूमता है वो भी लगाता है, जो फेरी लगाता है वो भी सदा लगाता है, सामान ले लो ये खरीद। बात ये है कि अमली तौर पर आपने क्या किया? जब बंदा हुकूमत में होता है तो उसको पता चलता है कि हमने किस तरीके से काम करना है। हमने सिंध गवर्नमेंट से मुस्तकिल आवाज उठाते रहे हैं, मुस्तकिल कहते रहे हैं कि इख्तियारात और फंड दिए जाए। अच्छा, आपने वफाक में जब आप गई किस शर्तों पे गए थे? अच्छा, वफाक के साथ शमूलियत क्यों हुई थी आपकी? जस्टिस साहब ने जो है ना कह दिया कि हाँ जी कराची के अंदर, तो ये अगर 4 साल पहले हो जाता तो हमारे शहर कराची, तो ये तरीका पहले क्या कर लेते? 4 साल पहले बिल्कुल हो जाता। चले जाते। लेकिन आप ये बताएं, अभी जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, आप खुद कह रही हैं कि 60% वफाक जो है, वफाक को रेवेन्यू देता है कराची। वफाक के साथ आपने जो शराइत तय की थी, 14 जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स में से किसी एक पे भी अमल हुआ? देखिए हमारे तो आज भी है कि हमारी आवाज उठ रही है और हमें मिलेगा, मिला कुछ भी नहीं, मिला कुछ नहीं। ये फैक्ट है। सोच तो कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये तो जो है तो 3 साल फिर गुजर जाएंगे आपके। आप 51 सीटों के साथ सिंध में हुकूमत कर रहे थे, आपकी 51 सीटें थी, 21 रह गई हैं, ठीक है, तो सुगड़ती हुई इसी तरह चली जाएंगी। अगली दफा तो हो सकता है कोई 5-7 ही मिले आपको। नहीं, अब हमको पता चल गया कि कौन है हमारा हमदर्द। कौन है बताइए, कौन? अच्छा बता देना हमदर्द कौन है। कह रही है कि हमसे गलती हुई थी कि जो कुछ हुआ अब हम आपके साथ हैं। अच्छा, हमको मालूम है कि हमदर्द कराची का कौन है, कौन है? एमक्यूएम के अलावा कोई नहीं है हमदर्द कराची। 35 साल में एमक्यूएम ने ही कराची को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। वो कराची जो ब्यूरोक्रेट्स देता था, वो कराची जो दानिशवर देता था, वो कराची जो सहाफ़ी देता था, वो कराची जो एडवोकेट देता था, वो कराची जो अहले इल्म का शहर था, उसने बंदूक कल्चर को आम कर दिया। उसने यहाँ पे चाइना कटिंग बत्ती नहीं, तो किसको दे सकते हैं? आप खुद कह चुके हैं, आप खुद कह चुके हैं ये वो कराची था, वो कराची जो लोग समझते थे कि कराची के पढ़े लिखे नौजवान जो है वो पार्लियामेंट में आएंगे। कराची तो किसने की? आप देखिए कराची के साथ ज्यादती किसने की? क्या इस्लामाबाद ने की? क्या केपी ने की? क्या बलूचिस्तान ने की? क्या पंजाब ने की? कराची वालों ने की है। उन्होंने आप पे नहीं आप कराची के एक गौर से सुनिए कि कराची का ताल्लुक सिंध से है। यहाँ पे कराची के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान हाथों में डिग्री लिए हैं, सड़कों पे फिर रहे हैं। क्यों फिर रहे हैं? एक बच्चा सीएसएस पास कराची का दिखा दें, एक बच्चा सीएसएस पास। वो जो सीएसएस टॉप करते थे वो सीएसएस पास नहीं कर रहे, वो जो सीएसएस टॉप करते थे मैडम वो पास नहीं कर पा रहे।
तो मैं जो कह रही हूँ कि कराची के नौजवान डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे हैं, क्यों कि उनके साथ जो भी आदमी जाली या ना डोमिसाइल बना के यहाँ पे जॉब्स दी जा रही हैं। कराची के नौजवान बेरोजगार क्यों फिर रहे हैं? इसलिए आपने क्या किया इसमें? आपका किरदार क्या रहा? बेग साहब आप क्या समझते हैं? अभी एक तो हम अगर इनकी बात करें तो इन्होंने तो हैंड्स अप किए हुए हैं, एक रस्मी सा प्रोटेस्ट इनका असेंबली में भी होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हो जाता है, प्रेस क्लब के बाहर भी हो जाता है। हाँ, वो अच्छी बात है ना, वो होता है ना कि अपने ज़मीर को शायद जिंदा करने के लिए इस तरह प्रोटेस्ट काफी है। लेकिन दूसरा बेग साहब आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के पास भी एमएनए भी हैं कराची से, एमपीएस भी हैं, वज़ीर आज़म भी कराची से यहाँ से सिलेक्ट होके गए, तो क्या आप समझते हैं कि जो वफाक की जो जिम्मेदारी बनती है आईनी तौर पे, तो वो कराची के लिए कुछ स्पेशल फंड्स जारी करें? वज़ीर आज़म कर सकते हैं ये काम, और कराची को थोड़ा सा इससे जो बिल्कुल डूबा हुआ कराची है, कचरा गंदगी, इससे बाहर लेके आए। देखिए, जहाँ तक कराची की बात है, मैं इसको इस तरह कहूँगा कि रोशनी मेरी बहुत दूर तलक जाएगी, रोशनी मेरी बहुत दूर तलक जाएगी, शर्त यह है कि तरीके से जलाओ मुझको। अरे वाह वाह, जबरदस्त। बात यह है कराची क्या है, कराची की हैसियत क्या है, इससे पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में रहने वाला कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की शहरक कराची है। असल में यहाँ पे अभी तक इस बात का तयन ही नहीं किया जा सका कि इसका असल हकदार कौन था उन मसाइल को हल करने का जिसको मसला हल करना है। आज एमक्यूएम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सूबे से निकलकर वफाक की गोद में जाके बैठ गई, जबकि उसको ये चाहिए था कि सबसे पहले अपने घर यानी कराची की बात करती, क्या दिया और क्या लिया की बुनियाद पर बात करती। इस वक्त अगर हम देखते हैं तो कराची में इस वक्त भी जो जंग जारी है वो तसल्लुत की जंग है, कराची के मसाइल से कब्जे की जंग है। कराची के मसाइल या कराची के लोगों की में रहने वालों के दुख दर्द से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक किसी एक का तसल्लुत कायम नहीं हो जाएगा। कराची का हल कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सबसे पहले यहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात का एहसास करें कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। अच्छा बेग साहब, आप समझते हैं कि अभी भी कराची के मसाइल को लेकर सियासत ही हो रही है? अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई आपके सामने है, और अब कहा जा रहा है कि 4 जो आइनी ऑप्शंस हैं उनको भी ज़ेर गौर लाया गया, और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि भाई कराची को की स्पेशल उन्होंने कमेटी बनाने का ऐलान किया था। फिर अभी जो एक मीटिंग हुई उसमें भी तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया गया, और साथ ही साथ जो मुराद अली शाह साहब हैं वो कह रहे हैं कि एग्जेक्टिव पावर्स मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, चाहे वो कोई भी इदारा हो या कोई भी नीचे जमात हो। आप क्या समझते हैं कि सीएम राज़ी नहीं है? वफाक और सीएम का ये जो चिपकलिश है ये चल रही है, एमक्यूएम जो है वो बीच में मिडल मैन के तौर पे अपना किरदार तो अदा कर रही है, लेकिन इख्तियार अपने मसाइल हल करने के लिए एमक्यूएम भी संजीदा नहीं है। तो इस मसले का हल क्या होगा? देखिए, मसले का हल सबसे पहले मैंने कहा, देखें सीएम साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं कि जनाब मैं एग्जेक्टिव पावर शेयर्स नहीं करूँगा। मैंने आपको पहले भी कहा ये इख्तियारात की जंग है, लेकिन बहसत वज़ीर आला उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स को ना छेड़ा जाए और उनको उनके इक़्तिदार के जितनी भी जिम्मेदारियां हों उनको पूरी करने दिया जाए, तो सबसे पहले उनको इसका हक़ अदा करना पड़ेगा, उनको आवाम के मसले को समझना पड़ेगा। इस वक्त कराची जो है वो कहते हैं ना कि बिन माँ बाप की औलाद समझा जा रहा है। बल्दियत के खाने में सब ने बाप लिखने का शौक़ लिया हुआ है, और हर आदमी चाहता है कि उस औलाद को जो कमापूद भी है और आने वाले मुस्तक़बिल में उसके बुढ़ापे। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये सवाल फिर मैं मैडम की तरफ आऊँगा कि कराची में जो ये सारे मसाइल हुए इनका जिम्मेदार कौन था, उसका तयन भी तो नहीं हो सका अभी तक। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो बादिल नज़र में रिमार्क्स दे रही है, फ़लाँ जिम्मेदार है फ़लाँ जिम्मेदार है, उन्होंने भी पॉइंट आउट नहीं किया कि असल जिम्मेदार कौन था इस शहर को इस हद तक पहुँचाने का। देखिए, इस वक्त अगर हम बात जिम्मेदार की करते हैं तो मैं समझता हूँ जितनी भी सियासी जमातें जिनकी वाबस्तगी कराची से रही है वो सब जिम्मेदार है, वो सब जिम्मेदार है। किसी एक कौम इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जब तक इस बात का तयन ना कर लिया जाए। सबसे ज्यादा इक़्तिदार एमक्यूएम ने शेयर किया कराची के वाले से 35 सालों में, और जब स्टेक होल्डर्स की बात आती है तो जैसे आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप खुद भी मौजूद थी उसमें, तो आप स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, आप कहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेक हमारा है, तो हमें पता है इन मसाइल के हल का। तो आपको अगर मसाइल का हल का पता है तो हल कर क्यों नहीं देते? इंतज़ार किस चीज़ का? कोई कमक आएगी इस्लामाबाद से, कोई डॉलर शालर आएंगे, किस तरह हल होगा? देखिए, जब तक घर के अंदर पैसा हाथ में होते तो बंदा
किस तरीके से खर्च करते हैं। अच्छा। जब हाथ के अंदर इख्तियारात नहीं होंगे, फंड्स नहीं मतलब होंगे, अभी बीसीओ से ही बाहर नहीं मैं निकली आपको है। बता रही हूँ। दूसरी बात ये है कि सबसे पहले तो जो आजकल जो जंग हो रही है सिंध हुकूमत और वफाक में हो रही है, और उसका जो रद्द अमल है वो कराची पे बरसाया जा रहा है, अवाम को तरसाया जा रहा है, पानी के लिए अवाम को तरसाया जा रहा है। आप गलियों के अंदर जाएं, किस तरीके से गलियां भरी पड़ी हैं सीवरेज के पानी से, कोई अच्छा, काम नहीं किया जा रहा है। नाकाम हुई अपने अवाम नहीं को नहीं, डिलीवर नाकाम करने में? नहीं हुई है, नाकाम नहीं है। अभी भी आप यकीन करें, लेडीज होने के नाते मैं खुद काम करवाती हूँ खड़े होके। अच्छी बात है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, उन्होंने वोट दिया ना बिल्कुल। आपको। तो कराची की आवाम के लिए हमारा दिल और जान बिल्कुल हाजिर है, हम लोग आगे बढ़ के काम करते हैं। लेकिन सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि अपने शहर, अपने लोगों का ख्याल करे, कम से कम मेयर को फंड्स तो देना, इख्तियारात दे, ताकि हम लोग आपका काम है, आपका काम है आईनी तौर पे कानून साजी करना। आपके जो चेयरमैन हैं, उनके नीचे जो यूसी चेयरमैन हैं, उनके नीचे जो सिटी काउंसलर तक लोग हैं, उनका काम है ये सफाइयां करना, ये सारी चीजें करना। वो हमें शहर में नजर नहीं आते। आपके 10-12-15 एमपीएस हैं जो जाते हैं, काम करते हैं, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन वो तो सिर्फ दौरे करके आ जाते हैं, नीचे झाड़ू लगाना तो उनका काम नहीं है, ना वो लगवा सकते हैं। देखिए बात यह है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अगर मेयर के पास फंड्स इख्तियारात होते, वो निचली सतह पे इसको करता। 18वीं तरमीम के तहत उसका 18वीं तरमीम में है क्या, वो निचली सतह के ऊपर इख्तियारात को मुंतकिल करता। नीचे जो मेयर के बाद काउंसलर्स हैं, और जिस तरह, क्योंकि काउंसलर्स जानते हैं कि फला जगह पे क्या गंदगी है, फला जगह पे हमारा क्या काम है। आज आपने भी वो तस्वीर देखी होगी, आजकल बड़ी सर्कुलेट हो रही है कि आपके इशरत अब्बास साहब बैठे हुए हैं, फारूक सत्तार साहब उस वक्त के डिप्टी कन्वीनर बैठे हुए हैं, मुराद अली शाह साहब उस वक्त कायम अली शाह साहब उस वक्त के वज़ीर आला बैठे हुए हैं, और इन्हीं इख्तियारात को पास आउट कर रहे हैं, वो सिग्नेचर हो रहे हैं। वो वाली बात अलग थी ना, लेकिन ये वाली बात अब अलग है ना। अब अलग है, आपको पता होना चाहिए था ना कि आपके पास इख्तियारात होंगे या नहीं होंगे, आपने उस वक्त साइन कर लिए खुशी-खुशी। को जब तक आपको नहीं मिलेगा तो अपने नीचे सतह पे कैसे मुंतकिल करेगा? अब दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए आप कानून साजी करें, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करवाएं, ताकि कराची के अवाम खुश हों और आपको और ज्यादा वोट दें। इस पे मज़ीद बात करेंगे, और इस पीटीआई हुकूमत के 2 साल भी मुकम्मल हो गए, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पीटीआई हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए, महंगाई में नुमाया इजाफा हुआ, और वज़ीर आज़म कहते हैं कि 24 साल जद्दोजहद जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई, और आने वाले जो 3 साल हैं वो बड़े खुशगवार होंगे, और मैशियत भी सही समत पे आ गई है। और उनके जो नायब कप्तान हैं असद उमर साहब, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो कप्तान आप क्रीज पे जम गए हैं और लंबी इनिंग्स खेलने की तैयारी कर चुके हैं। देखना यह है कि क्या लंबी इनिंग्स खेल पाएंगे या नहीं। ओपोजिशन जो है वो एपीसी बुलाने के हवाले से सरगर्म है और तैयारियां अरूज पे हैं। फजल रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब का रब्ता हुआ है, क्या ओपोजिशन इन हाउस तब्दीली लाने में कामयाब होगी? अगर हम एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो सिर्फ 22% अवाम ने ये कहा कि इन हाउस तब्दीली होनी चाहिए, और 66% जो अवाम है वो ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, वो ईमानदार हैं और उनको 5 साल देने चाहिए। आप हुकूमत की इत्तेहादी भी हैं, और आप समझती हैं कि 2 साल जो मुकम्मल हो गए हैं वफाकी हुकूमत को, उनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही? देखिए, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, तो जब वो आई है तो आके सेटिंग में भी टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन अवाम जिस तरीके से सफ़र कर रही है, तो हमारा ये है कि अवाम को जो परेशानी है उस पर भी निगाह डाली जाए, ये भी देखा जाए, ठीक है। वो हुकूमत को देखें, जो कुछ है करप्शन पे आपने निगाह रखी है, अच्छी बात है ये सब, लेकिन आपकी नज़र अवाम पे भी होना चाहिए कि जो महंगाई का बर्डन पड़ा है अवाम के ऊपर, जो परेशान है अवाम, उसका भी हल होना चाहिए, ठीक है। उसका हल भी होना चाहिए। बेग साहब, आप क्या समझते हैं? असद उमर साहब का बड़ा ज़बरदस्त बयान आया, और कैबिनेट मीटिंग में भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। उन्होंने कहा कि कप्तान जो है वो अब जम गए हैं और अच्छी लंबी इनिंग्स खेलेंगे। मतलब वो उनका इशारा ये था कि 5 साल टेस्ट है ये, तो 5 रोज़ा को उन्होंने 5 साल के साथ तशबीह दी है। आप समझते हैं कि अगले 3 साल पीटीआई के लिए कुछ सुख का सांस ले सकेंगे और मैशियत जो है वो तरक्की करेगी? मेरा ख्याल है कि ये खान साहब और उनकी टीम जो है ना, अभी तक मुल्क को क्रिकेट की तरह एंजॉय कर रही है, ठीक, और वो आवाम को वो तमाशाई समझ रही है, जिसकी मजबूरी है, शौक कह लें, वो स्टेडियम में जब दाखिल हो गए इसके बाद उसको वापस जाना मुश्किल होता है। सर आजकल कोरोना है, स्टेडियम में तमाशाई आई नहीं। यही मैं कह रहा हूँ। इसी वक्त असद उमर साहब को समझ लेना चाहिए
कि देखें क्रिकेट की जो बुनियादी है ना वो ये है क्रिकेट बाई चांस। ठीक, जम गए तो जम गए और थम गए तो थम गए, विकेट गिर जाती है। इस वक्त उनको चाहिए अवामी सतह पर अवाम को बातों के अलावा वो सब कुछ दे जो वो चाहती है। देखें ये मुल्क चलाना कोई इतनी आसान बात नहीं है कि आपने क्रीज देखी, टॉस जीता या हारा, उसके बाद आपने कहा जी ठीक है कि अब गेम को आगे बढ़ाना है। बात ये है कुछ चीज़ें हकीकतों पर मुबनी होती हैं, ख़ासतौर पर मुल्क की मैशियत किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। खान साहब की टीम, देखिए खान साहब की ज़ात की अगर हम बात करते हैं तो मैं बहैसियत खुद मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको बड़े शख्सियत से नवाजा है और वो अपनी ज़ात में शायद जिस तरह जाने माने जाते हैं कि जनाब वो बहुत खरे आदमी हैं और बड़े सच्चे आदमी हैं, करप्शन से पाक हैं। लेकिन मेरे ख्याल में खान साहब अगर अपनी टीम पे नज़र डालें तो उनमें बहुत से लोग ऐसे नज़र आएंगे जो माजी में भी कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करते रहे हैं और किसी न किसी हवाले से वाबस्ता कह रहे हैं सर कि माशी इशारियों में बड़ी बेहतरी आई है। जो वज़ीर ख़जाना हैं आपके हफीज़ शेख साहब, तो वो कह रहे हैं कि मैशियत बेहतरी की तरफ जा रही है, इंडिकेट कर रही है कि अगले जो 3 साल हैं वो बहुत अच्छे होंगे। आपको लगता है कि कोई इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इकॉनमी बेहतर होगी? सी पैक के वाले से उन्होंने कहा कि दोबारा तेज़ी से काम शुरू हो गया, तो कुछ डेवलपमेंट्स आपको नज़र आ रही है? क्योंकि मैशियत कब मुकम्मल होगी? माशाल्लाह अदादों के बाजीगर हैं और माजी में भी बड़ी अपनी खिदमत देते रहे हैं, उनकी वाबस्तिक दुनिया को पता है कहाँ सर है। इस वक्त देखें जहाँ तक माशी हालात है, माशी हालात का अगर अपने अंदाज़ा करना है तो इस शहर में, इस मुल्क में रहने वाले एक आम आदमी को जाके आप देखें जो इस वक्त तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है और वो माशी तौर पे इतना मतलब परेशान घूम रहा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो आटा ख़रीदता है तो फिर बिजली के बिल नहीं अदा कर पाता, और अगर बिजली के बिल अदा करने आता है तो बच्चों की फीस से महरूम हो जाता है। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें और मिसालें मौजूद से हमें अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा साहब, इसमें क्या आप समझते हैं कि ये मसाइल जो थे वो 2 साल में नहीं है, गुज़श्ता कई सालों से जुड़े हुए आ रहे हैं? थोड़ा सा ड्रॉबैक कह लें या एक प्लस पॉइंट भी कह लें पीटीआई के लिए कि इनको कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा एक एज मिल गया, कि एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल गया कि ये पूरी दुनिया में ऐसी वबा आ गई जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मैशियत नीचे बैठी है, उसमें सिर्फ पाकिस्तान शामिल नहीं था। तो ये एज लेके ये थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि हम तो बड़ी अच्छी सेमत पे जा रहे थे और कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हुए, तो ये कितना इनको सियासी तौर पे कितना फायदा पहुंचा? कोरोना से सियासी तौर पर इस जमात को या इन हुक्मरानों को बहुत फ़ायदा पहुंचा इस हुकूमत को। लेकिन अगर हम दरकत देखें, खान साहब का जो दौर है 2 साल नहीं है, ये 24 साल दौर समझता हूँ। 22 साल वो जद्दोजहद का दौर। रोज़ उनको ये उम्मीद होती थी कि आने वाले वक्त में उस वक्त की हुकूमत को गिराने के बाद इस मुल्क की हुकूमत पे जाके अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तो मैं समझता हूँ खान साहब की 24 साल हुकूमत जो है वो अगर देखते हैं तो हमें माशी तौर पर पाकिस्तान को इस्तेकामत की तरफ ले आते हुए बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। अब आने वाले वक्तों में अगर जिस तरह आपने कहा कोरोना के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर आया, अगर इस वक्त उसका वो फ़ायदा लेते हुए ऐसी पॉलिसीज़ आवाम को देते हैं जिससे ना सिर्फ मुल्क बल्कि कौम का भी मसला हल हो तो बेहतर होगा, ना अदरवाइज जहाँ तक मुझे अभी नज़र आता है ऐसी कोई चीज़ है नहीं। अच्छा ठीक है मैडम, आप क्या समझती हैं कि इत्तेहादी होने के नाते आपको लगता है कि पीटीआई ने कोई ऐसे काम किए हैं कि अवाम जो है वो मज़ीद 3 साल उन पर एतमाद करेंगे, और करना भी चाहिए, 5 साल तो हम कहते हैं कि उनको पूरे करने चाहिए ताकि खुल के वो कल ये शिकवा ना करें कि हमें काम करने का मौका नहीं मिला। अपोजिशन है वो आपके के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद लाने के लिए कोशिश कर रही है, तो आप ये समझती हैं कि पीटीआई को मज़ीद अभी चलना चाहिए, इन हाउस तब्दीली की ज़रूरत नहीं है? जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि जो हालत नज़र आ रहे हैं जी, तो वो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, अपना बोल भी रहे हैं, लेकिन अमली कदम होना चाहिए। ठीक है। जिस तरीके से अभी भाई ने बोला कि अवाम सफ़र कर रही है, अवाम परेशानी का शिकार है, इतनी महंगाई है, तो उनको दूसरों पे निगाह के बजाय अपने मुल्क पे भी निगाह डालना चाहिए, अपनी अवाम पे भी निगाह डालना चाहिए, क्योंकि जब अवाम ही है ना परेशान होगी तो फिर वो आगे किस तरीके से चलेगा। तो अवाम को पे निगाह डालें कि अवाम की परेशानी को दूर करें। अवाम जो इतनी अवाम की क्या आपकी नज़र में, अगर फर्ज कर लेते हैं कि अगर आप कोई सजेशन देना चाहेंगी वफाकी हुकूमत को, तो आपकी नज़र में क्या है कि कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है कि इसके ऊपर फोकस कर लें, चलो कम से कम आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिले? जैसे कोरोना में उन्होंने जो गरीब लोग थे उनको 12,000 रुपये दिए, तो बहुत अच्छा अमल था, लोगों ने अप्रिशिएट किया, वो किसी भी पार्टी से थे लोगों को मिले, ठीक है। और इसी तरह क्या कोई आपको आप समझती हैं कि कोई रिलीफ पैकेज होना चाहिए आम आवाम के लिए, जो गरीब बेचारे जिनका चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता है? बिल्कुल होना चाहिए ताकि जो गरीब आवाम हैं उनको रिलीफ भी मिले। अब जैसे लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, बहुत सारे, ना सिर्फ ना प्राइवेट जॉब्स ख़ास तौर के ऊपर जिस तरीके से आवाम को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा, तो उनके लिए ऐसा पैकेज होना चाहिए कि कम से कम, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा हो के उनका खर्चा चल सके, पैकेज होना चाहिए। पैकेज होना चाहिए।
बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं जनाब के 2 सालों में इमरान खान ने तारीख की बदतरीन मैशियत दी है। आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि क्या ऐसा है या ये एक पॉइंट स्कोरिंग की हद तक ही बयान है? नहीं, ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले ही भी कहा, सबसे पहले अगर आपने मुल्क की मैशियत का अंदाज़ा करना है तो आम आदमी का आप मुशाहिदा करें, उसकी ज़रूरियात का अंदाज़ा करें कि वो ज़िंदगी किस अंदाज में बसर कर रहा है। अभी मेरी बहन ने खुद कहा कि ऐसा पैकेज देने, यानी आवाम को आप भीख की तरफ लेके जा रहे हैं। पैकेज से आपकी क्या मुराद है भाई? आप मुल्क में कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप करें, रोज़गार के मौके पैदा करें, लोगों को माशी बहरान से निकालें। जो आपने कमेंट्स किए थे, अगर आपको याद होगा, जो उनका मैनिफेस्टो था, उसमें बुनियादी चीज़ें यही तो थी। नौकरियां देंगे, नौकरियों पे बात कर लेते हैं। बेग साहब, हमारे साथ बिलाल गफ्फार साहब हैं टेलीफोन लाइन पे, MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं PTI के। बिलाल गफ्फार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। क्या कहेंगे, 2 साल मुकम्मल हो गए आज वफाक में आपको, और इमरान खान साहब बड़े पुरज़्म हैं, वो कहते हैं कि मैशियत बेहतर हो जाएगी। असद उमर साहब ने कहा है कि कप्तान जो है वो अब बहरानों से निकल आए हैं और लंबी इनिंग्स खेलेंगे। क्या समझते हैं आप, अगले 3 साल में आज पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करने की उम्मीद है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान कौम को, जो जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने वोट की ताकत से मुंतखब किया, और इमरान खान साहब जो 24 साल की अपनी जिद्दोजहद के बाद एक प्राइम मिनिस्टर बने, और एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो पूरा हुआ 2 साल पहले, तो उसकी मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा कि हमें मुल्क किस हालत में मिला, जो इकोनॉमी किस हालत में मिली वो सबको पता है, लेकिन मैं आपको टू द शॉर्ट ये बता दूं कि हमें जो एक इकोनॉमिक कंडीशन जो ICU में की हालत में मिले थे, वो हम ICU की हालत से निकल गए हैं और अब हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। आप जुलाई 2020 का कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा के देख लें, चाहे वो आपके एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हो, चाहे वो आपके सीमेंट्स की सेल हो, यूरिया की सेल हो, FBR की टैक्स कलेक्ट हो, तो स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस हो, ये रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है स्टॉक एक्सचेंज की इस महीने, और जुलाई के 2020 में आपका 14% रिटर्न स्टॉक एक्सचेंज ने दिया। आपके इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है। सबसे बड़ी जो कामयाबी जो हमारे इस 2 साल में, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी की जो हमारी इकोनॉमिक टीम है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान को इस बुरे इकोनॉमिक कंडीशन से निकाला। फॉरेन पॉलिसी, जहां हमने कश्मीर का केस लड़ा, और हम इमरान खान साहब सिर्फ कश्मीरियों का केस नहीं लड़ा, बल्कि पूरे जो जितने भी मुस्लिम उम्मा है उसका जो है उन्होंने केस लड़ा, और वो एक बेहतरीन लीडर से इंटरनेशनली उभरे हैं। बिलाल गफ्फार साहब, ये तो आपने 2 साल में जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई वो आपने गिनवा दी। बिल्कुल, मुझे एक आखिरी एक बात करने दें कि जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की 2 साल हुकूमत में भी, कि जो कोविड जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पाकिस्तान में भी उसके असरात हुए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने कोविड से मुकाबला किया, लेकिन इस कोविड में जो सोशल प्रोग्राम चला, वेलफेयर के लिए जो प्रोग्राम चला, एहसास का एक बेहतरीन प्रोग्राम चला और सक्सेसफुल प्रोग्राम चला, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम, जिसमें 163 अरब रुपए जो है वो जो मेरिट की बेस पे लोगों को बांटे गए, और ट्रांसपेरेंट वे में जिस तरह बांटे गए, उसकी मिसाल आज से पहले बिल्कुल। बिलाल गफ्फार साहब सही कह रहे हैं, आपका जो ये प्रोग्राम था, फिर स्मार्ट लॉकडाउन को इंटरनेशनली बड़ा उसकी तारीफ की गई, बिल्कुल खुशान चीज़ें हैं। लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि आने वाले जो 3 साल हैं, उन 3 सालों में, ये तो चलो 2 साल गुजर गए, आपको मार्जिन भी मिल गया, 3 सालों में मैशियत आपकी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है? गरीब आदमी को नौकरी मिलेगी, पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो नौकरी की तरफ जाएगा? देखें, मेरे भाई, मैं ये कहूँगा कि वर्स्ट इज ओवर, बुरे वक्त चले गए हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो टेक ऑफ करेगी, हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। GDP ग्रोथ बिलाल भाई, और जो एक्सपोर्ट्स की आपने नंबर्स देखे, आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले जो 3 साल हैं, अब आप देखें जो IPP का जो मुआहिदा हुआ, उससे आपकी जो पावर सेक्टर की जो रिफॉर्म की बात हो रही है, तो आम आदमी को रिलीफ भी मिलेगा, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले 3 साल है ना, वो बेहतरीन साल होंगे। 2023 में जब इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। वो कह रहे हैं कि आम तक भी साम्राज्य इसके पहुंचेंगे अगले 3 सालों के अंदर। भाई माशाल्लाह, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बड़ी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं, वाबस्तगी रही है। ये भी जानते हैं कि उसको ऑक्सीजन लगा के कब
कब कहाँ कहाँ जो है ना मुल्क की मईशत को बढ़ावा दिया गया और ये बताया गया जनाब मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। मेरे भाई मुल्क जब तरक्की करेगा जब आम आदमी को सुकून मिलेगा। अदाद व शुमार क्या कह रहे हैं, बैनुल अक़वामी जरीदे क्या कह रहे हैं, उससे आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है। आम आदमी देखें मेरे भाई, आम आदमी जब खुश होगा जब आप उसको जिस तरह चले, बाकी बातें छोड़ दें, आप अपने उन मशहूर में से वो 5 काम बता दें 18 में से जो आपने पूरे किए। ना आपने अवाम को सहूलियात पूरी फराम की, ना अवाम को माशी इस बहरान से बाहर निकाला, ना अवाम को आपने रहने को घर दिए जिस तरह आपने वायदे किए थे, ना अवाम को आपने वो नौकरियाँ दी। देखिए किसको बेरोजगार करके नौकरी देना इंतहाई गलत बात है। इसकी जिंदा मिसाल पियाई है। पियाई में आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया, पियाई में बहुत बड़ा स्टेप लिया, आज वो स्टेप दिख रहा है कि आपका कितना गलत स्टेप था। आज वही लोग दोबारा पियाई के जहाज उड़ा रहे हैं, आप ही की मौजूदगी में उड़ा रहे हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? 10 सेकंड हमारे पास, टाइम चूंकि खत्म हो गया। मैं यही कहूँगी कि हमारा ताल्लुक़ कराची से है और कराची के अब हमें कराची ही के लोगों के बारे में सोचना भी चाहिए और सोच भी रहे हैं। और कराची आज के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि APC बुलाई जा रही है जिसके अंदर जो है कराची से जो ताल्लुक़ रखने वाले जी बिल्कुल तमाम लोगों को बुलाया जाएगा और उनसे मशवरत की जाएगी कि किस तरीके से इसका कराची के मसाइल का हल किया जाए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैडम आपका बहुत शुक्रिया। आपको हमारा आज का प्रोग्राम किस हद तक पसंद आया, हमें आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।